Good morning students and my dear friends. Today is 25th of April 2023 Tuesday. अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप इसके रिस्पेक्टिव वेबसाइट पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर, ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर डेली फाइनेंशियल एक्सप्रेस की फुल पीडीएफ अपलोड होती है। इसके अलावा आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर बिजनेस स्टैंडर्ड, मिंट और इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइंस का नोटिफिकेशन भी डेली मिल जाता है। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज द सीक्रेट ऑफ जॉय इन वर्क contained in one word, that is excellence. To know how to do something well is to enjoy it. और आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 16 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 13 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। इंडिया एक्सप्लोर्स पावर लिंक्स विद सऊदी एंड यूएई। इंडियन गवर्नमेंट सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ अपनी पावर ग्रिड को कनेक्ट करने के लिए प्लान कर रही है। तो बेसिकली अंडर सी केबल्स के थ्रू इंडिया जो है वो सऊदी अरेबिया और यूएई के पावर ग्रिड्स के साथ कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है और इसके लिए इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन भी इनिशिएट कर दी गई है। तो कैबिनेट नोट को डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में सर्कुलेट कर दिया है पावर मिनिस्ट्री ने इन ऑर्डर टू इनिशिएट द प्रोसेस of this interconnectivity with these two countries, Saudi Arabia and UAE। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों इंडियन गवर्नमेंट इस तरह का प्लान ला रही, क्यों अपने पावर ग्रिड्स को सऊदी अरेबिया और यूएई की पावर ग्रिड के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। तो बेसिकली इससे क्या होगा, इंडिया को रिलायबल और सिक्योर्ड एनर्जी कनेक्शन मिलेगा। तो बेसिकली समर सीजन में जिस तरीके से इंडिया की डिमांड बढ़ जाती है, पावर और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ जाती है और कोल की शॉर्टेज कई बार हमें देखने को मिलती है, तो कई एरियाज में इंडिया के कई पॉकेट्स में हमें ब्लैकआउट की सिचुएशन या एनर्जी क्राइसिस या पावर क्राइसिस की सिचुएशन देखने को मिलती है। तो इसीलिए इंडिया अंडर सी केबल्स के थ्रू इन दो कंट्रीज़ के साथ अपनी पावर ग्रिड को कनेक्ट करेगा, जिससे कि इंडिया को एक रिलायबल पावर सोर्स मिलेगा ऐसे टाइम में जब इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी और पावर की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। एंड डेफिनेटली दिस विल ऑल्सो इन्हेंस द इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी इन केस ऑफ एनी क्रिटिकल और क्राइसिस सिचुएशन। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर ने यह भी बताया कि इन दो कंट्रीज़ के अलावा सिंगापुर से भी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो नेगोशिएशन की स्टेट में है, जिससे कि इस सिटी स्टेट को इंडिया के पावर ग्रिड से कनेक्ट किया जा सके थ्रू अंडर सी केबल लिंक। और एक बार इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन के थ्रू जो मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व हैं, अगर वो इन सारे डेलिब्रेशंस पर इनकी यूनानिमस एग्रीमेंट बन जाता है तो डेफिनेटली जो यूनियन कैबिनेट है बायलैटरल एग्रीमेंट साइन करेगा इन दो कंट्रीज़ के साथ, सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ। इनिशियली इन दो कंट्रीज़ के साथ ये मेगा प्रोजेक्ट साइन होगा, लेकिन लेटर ऑन इसको हम सिंगापुर और अदर कंट्रीज़ में भी एक्सटेंड कर सकते हैं। और एक बार अगर बायलैटरल एग्रीमेंट साइन हो जाता है इन दोनों कंट्रीज़ के साथ, सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ, तो इसके बाद कंट्री में हमें बिडिंग की प्रोसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की प्रोसेस देखने को मिलेगी। हालांकि इससे पहले जो है उस तीनों कंट्रीज़ मिल करके इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की वायबिलिटी की एनालिसिस भी करेंगे कि ये प्रोजेक्ट कितना वायबल है, कितना कॉस्ट इफेक्टिव है और कितनी इसमें कॉस्ट लग रही है और अगर आगे आने वाले टाइम में इससे कितने बेनिफिट्स रियलाइज होंगे। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, वायबिलिटी एनालिसिस करके देखी जाएगी, इसके बाद ही प्रोजेक्ट को प्रोसीड किया जाएगा। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो जाता है और बायलैटरल एग्रीमेंट कंट्रीज़ के बीच में साइन हो जाता है तो डेफिनेटली इंडिया को एक रिलायबल अनइंटरप्टेड एनर्जी सिक्योर एवेन्यू मिलेगा। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। टैक्स ऑर्डर रेजेस फॉरेन इन्वेस्टर्स वो। तो ऐसे फॉरेन इन्वेस्टर्स जिन्होंने इंडिया में अनलिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, तो बहुत सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं ग्रोइंग इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ग्रोइंग इकोनॉमीज में जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो डेवलप इकोनॉमी के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो इंडिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इमर्जिंग इकोनॉमी, तो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। तो ऐसे स्पेशली इस न्यूज़ में ऐसे इन्वेस्टर्स की बात हो रही है जो कि अनलिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अनलिस्टेड कंपनीज मीन्स ऐसी कंपनीज जिनके शेयर किसी भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, इनरोल्ड नहीं है। तो ऐसे फॉरेन इन्वेस्टर्स जो कि अनलिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, अब उन्हें अपने कैपिटल गेन पर ज़्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली मुंबई की इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ITAI ने रूलिंग दी है 2 केसेस में।
टैक्स रिलेटेड कुछ केसेस थे जो कि मुंबई इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास हेयरिंग के लिए थे, और वहाँ पर रीसेंट जो वर्डिक्ट दिया है इस ट्रिब्यूनल ने, उसका इम्पैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स के कैपिटल गेन टैक्स पर देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली जो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसने 2 कन्फ्लिक्टिंग टैक्स प्रोविजंस को लेकर के क्लैरिटी दी है, स्पेशली ऐसे टैक्स प्रोविजंस जो कि नॉन रेसिडेंस एंटिटीज यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स या फॉरेन एंटिटीज पर एप्लीकेबल होते हैं। ऐसे 2 टैक्स प्रोविजन थे और दोनों ही टैक्स प्रोविजन एक दूसरे को कन्फ्लिक्ट करते, तो उसी को लेकर के मुंबई इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अपनी रूलिंग दी है, और ऐसा कहा जा रहा है इस रूलिंग के बाद जो कैपिटल गेन टैक्स है वो हायर हो जाएगा। अब क्या रूलिंग दी है और क्या टैक्स प्रोविजंस है, तो अगर हम बात करें सेक्शन 48 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 48 में टैक्स पेयर्स को अलाउ किया गया है कि वो अपने कैपिटल गेन्स को कैलकुलेट करते समय एक्विजिशन कॉस्ट को फैक्टर आउट कर सकते हैं, फैक्टर इन कर सकते हैं। बेसिकली जो एक्विजिशन कॉस्ट है उसको निकाल सकते हैं कैपिटल गेन्स को कैलकुलेट करते समय, इंक्लूडिंग एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस एंड अदर एक्विजिशन कॉस्ट। तो बेसिकली कैपिटल गेन अगर ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली कैपिटल गेन टैक्स भी ज़्यादा होगा। तो कैपिटल गेन्स अगर कैलकुलेट करना है तो उसमें आप एक्विजिशन कॉस्ट को फैक्टर इन कर सकते हैं एज पर सेक्शन 48 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो कि सेक्शन 112 अलाउ नहीं करता है। सेम एक्ट का सेक्शन 112 अलाउ नहीं करता है। तो इन शॉर्ट सेक्शन 48 और सेक्शन 112 इन दोनों टैक्स प्रोविजंस में कन्फ्लिक्ट था, जिसको लेकर के मुंबई की जो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसने दुबई बेस एक वेंचर कैपिटल है उसमें अपना केस दिया और उसमें अपना वर्डिक्ट दिया, और उसमें बोला ट्रिब्यूनल ने कि सेक्शन 112 अप्लाई होना चाहिए इंस्टेड ऑफ सेक्शन 48 ऑन फॉरेन इन्वेस्टर्स। और इस रूलिंग के बाद मुंबई टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल की इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल की इस रूलिंग के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि जो फॉरेन एंटिटीज़ हैं जिनको जो बेसिकली कैपिटल गेन टैक्स जो पे करती हैं, जिनको कैपिटल गेन टैक्स पे करना होता है, उन पर अब इस रूलिंग का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। In spite of occurring losses in dollar terms, they will have to pay the capital gain tax. और इससे क्या होगा, इससे इंडिया में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो है वो इम्पैक्ट करेगा, स्पेशली अनलिस्टेड कंपनीज तो ऑलरेडी किसी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होते, तो उनके लिए फंड को एक्सेस करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग वैसे भी होता है। केवल वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर्स और इस तरह के इन्वेस्टर जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं वही अनलिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। तो अगर इस तरह के टैक्स प्रोविजंस जो हैं उन पर आ जाएंगे कि उन्हें अपना एक्विजिशन कॉस्ट भी फैक्टर इन करने के लिए मना कर दिया गया, तो डेफिनेटली इससे क्या होगा, जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको फंड एक्सेस करने में प्रॉब्लम होगी, स्पेशली ऐसे जो फॉरेन इन्वेस्टर जो जॉइंट वेंचर करके कंपनीज को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा मानना है एक्सपर्ट्स का कि इस मुंबई इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल की इस रूलिंग के बाद इंडिया में हमें जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं उनमें हमें इन्वेस्टमेंट जो है वो कम देखने को मिल सकता है। तो दिस विल इम्पैक्ट द इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। और अगर अब एक्सटेंड की बात करें तो एज पर फाइनेंशियल ईयर 22 डेटा, overseas entities invested over 26,000 crore in unlisted stock into this financial year। तो इनकी प्रेजेंस भी बहुत ज़्यादा है। फॉरेन इन्वेस्टर जो कि अनलिस्टेड इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, रिस्क लेते हैं, इनका अमाउंट इंडिया में बहुत ज़्यादा। अब लास्ट ईयर अप्रॉक्सीमेटली 26,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिला था इन अनलिस्टेड इंडियन कंपनीज में थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो अप्रॉक्सीमेटली 95% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ये फॉरेन इन्वेस्टर्स जो कि अनलिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं इंडिया के FDI का। तो इंडिया का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो है उसका 95% कॉन्स्टिट्यूट करता है ये फंडिंग प्रोसीजर। तो अगर डेफिनेटली इस तरह की टैक्स रूलिंग आएगी तो हमारा एक मेजर जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है वो इम्पैक्ट कर सकता है, ऐसा मानना है एक्सपर्ट्स का। तो दिस इज द टैक्स ट्रबल। इनवर्ड रेमिटेंसेस, अनलिस्टेड इक्विटीज, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें तो अनलिस्टेड इक्विटीज़ में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, लिस्टेड इक्विटीज़ में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, डेट में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। तो ये जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट कि जो इनवर्ड रेमिटेंसेस आए हैं उसमें लिस्टेड इक्विटीज़, लिस्टेड कंपनीज, लिस्टेड शेयर्स में कितना इन्वेस्टमेंट आया और अनलिस्टेड में कितना। तो क्लियरली देख सकते हैं कि अनलिस्टेड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ, बहुत ज़्यादा इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अप्रॉक्सीमेटली 26,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड इक्विटीज़ में हुआ है। दैट इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ FDI इन इंडिया। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। इंडियन फील्ड्स अंडरपेड डिस्पाइट हाइक।
तो बेसिकली एक सर्वे की रिपोर्ट है जहाँ पर ADP रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक सर्वे किया और वहाँ पर ये पाया कि जो इंडियन वर्कर्स हैं वो ये ज़्यादा फील करते हैं कि वो अंडर पेड है इन कंपैरिजन टू देयर ग्लोबल पार्ट्स और ग्लोबल काउंटर पार्ट्स। तो बेसिकली ग्लोबल लेवल पर और इंडिया पर भी, इंडिया को इंक्लूड करते हुए ग्लोबल लेवल पर एक स्टडी करी गई। ये बताया कि इंडियंस जो हैं उनको ज़्यादा ऐसा लगता है, वो ज़्यादा ऐसा फील करते हैं कि उनकी जो जॉब है वो अंडर पेड है इन कंपैरिजन टू देयर ग्लोबल पार्ट। जबकि इस लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो एक जनरस सैलरी हाइक देखने को मिला है, जबकि इस सैलरी हाइक के बाद इंडियंस को ये फील करना चाहिए कि उन्हें ठीक ठाक सफिशिएंट पे मिलता है, जबकि इंडियन वर्कर्स आर सिग्निफिकेंटली मोर लाइकली देन देयर ग्लोबल काउंटर पार्ट्स टू फील दैट दे आर अंडर पेड डिस्पाइट रिसीविंग अ सिग्निफिकेंट सैलरी हाइक लास्ट ईयर। तो अप्रॉक्सीमेटली 69% इंडियंस जो है वो ऐसा फील करते हैं। अगर 100 वर्कर 100 लेबर है तो उसमें 69 लेबर जो है वो ये फील करते हैं कि उनकी सैलरी जो है वो अंडर पेड, जबकि ग्लोबल लेवल पे इट इज़ ओनली 43। ग्लोबल एवरेज 43 है, इंडिया में 69 है। और अगर वर्किंग आवर की बात करें तो इंडिया में जो वर्कर है वो एवरेजली 10 आवर्स 39 मिनट्स तक काम करता है एक दिन में, जबकि ग्लोबल लेवल पे ये जो आवर है ये अप्रॉक्सीमेटली 8 आवर्स का है। तो जो 4 कंट्रीज इंक्लूड किए गए तो उसमें सबसे ज़्यादा जो वर्किंग आवर है वो इंडिया में पाया जाता है, जबकि अदर कंट्रीज़ में अप्रॉक्सीमेटली 8 वर्किंग आवर एवरेज है। तो इंडियन का मानना है कि डेफिनेटली वो ज़्यादा काम करते हैं तो उनको ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए। बेसिकली इट इज़ अ सर्वे टू अंडरस्टैंड द लेबर मार्केट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, सिनेमास टू हिट प्री कोविड लेवल इन 2 to 3 quarters बिजली। तो सिनेमा इन साउथ हैव बाउंस्ड बैक टू प्री कोविड लेवल इन टर्म्स ऑफ फुटफॉल्स एंड रेवेन्यू। तो कोविड के ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के रिस्ट्रिक्शन से और कई सारे और रिस्ट्रिक्शंस लगे थे, जिसकी वजह से थिएटर्स में और अदर जो सोर्सेज है वहाँ पर हमें फुटफॉल कम देखने को मिला था। लेकिन अब जबकि कोविड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो रिलैक्स हो चुके हैं, तो रिवेन्यू और फुटफॉल के टर्म्स में जो साउथ में जो सिनेमा है उसमें हमें रिवेन्यू इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है और फुटफॉल इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें प्री कोविड लेवल की तो आगे आने वाले 2 से 3 या 3 से 4 क्वार्टर में जो ये फुटफॉल है और जो रिवेन्यू इंक्रीज़ है ये अपने प्री कोविड लेवल पर पहुंच जाएगा। हालांकि प्री कोविड लेवल पर अभी भी ये नहीं पहुंचा है, प्री कोविड से अभी भी ये कम है, बट आगे आने वाले टाइम में ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया विल टेक 2 to 3 मोर क्वार्टर्स गिवन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ मूवी आफ्टर द पैंडेमिक। तो 2 से 3 क्वार्टर के बाद इंडिया अपने प्री पैंडेमिक लेवल पे पहुंच जाएगा, इंडियन सिनेमा अपने प्री पैंडेमिक लेवल पे पहुंच जाएगा इन टर्म्स ऑफ रिवेन्यू एंड फुटफॉल इन थिएटर्स। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। बिजनेस स्टैंडर्ड का पहला आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, EU में ऑप्ट फॉर रिटेलिएटरी टैरिफ ऑन इंडियन गुड। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच फिर से एक ट्रेड टेंशन शुरू होने वाला है। हालांकि कार्बन टैक्स को लेकर के अभी भी जो ट्रेड टेंशन था वो चल रहा था, लेकिन अब रिसेंटली एक नया ट्रेड टेंशन पॉपअप हो गया है जहां पर EU ने इंडिया को थ्रेटन किया है कि वो रिटेलिएटरी टैरिफ इम्पोज करेगा ऑन इंडियन गुड्स अगर इंडिया ने WTO का जो रूलिंग आई है रिसेंटली ICT टैरिफ को लेकर के अगर उसको कंप्लाई नहीं किया, क्योंकि इंडिया ने बोल दिया है कि जो WTO की जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है वो फिलहाल के लिए वर्किंग में नहीं है, क्योंकि उसमें एनफ नंबर ऑफ जजेस नहीं हैं। तो इसलिए जो अभी अपलेट बॉडी की जो रूलिंग आई है इंडिया उसको नहीं मानेगा। बेसिकली ICT की न्यूज़ हमने कवर करी थी, अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ICT का जो टैरिफ का जो डिस्प्यूट था जिसको जापान और ताइवान ने इंडिया को ड्रैग करके ले गए थे अपलेट बॉडी तक WTO तक, वहाँ पर इंडिया के अगेंस्ट में ये रूलिंग हुई थी। ICT सब्सिडी जो इंडिया प्रोवाइड करती है अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक स्मार्टफोन पे, तो WTO ने रूलिंग दी थी कि इंडिया इमीडिएटली उस पर्टिकुलर सब्सिडी को रिमूव करे। और हमने ये भी डिस्कस की थी किस तरीके से WTO की ये रूलिंग इंडिया में जो PLI स्कीम है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल सेक्टर में जो PLI स्कीम है उसको इम्पैक्ट करेगी। तो इंडिया ने बोला जो कि इंडिया के जो WTO के जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है वो फंक्शनल नहीं है, तो अपलेट बॉडी के पास इतना पावर नहीं है कि वो जो रूलिंग दे उसको हम माने। तो इंडिया ने कहा था कि वी आर फिलहाल के लिए वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो दिस रूलिंग। उसी को लेकर के यूरोपियन यूनियन ने इंडिया को थ्रेटन किया है, इंडिया को बोला है कि अगर इंडिया ने WTO की रूलिंग को फॉलो नहीं किया इन टर्म्स ऑफ द ICT टैरिफ और सब्सिडी, तो इंडिया के जो गुड्स हैं जिनको यूरोपियन यूनियन में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल रहा है उन पर भी हम रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएंगे, रिटेलिएटरी टैक्स लगाएंगे। तो यूरोपियन यूनियन ने क्लियरली बोल दिया कि अगर आप ये कह रहे हैं कि नॉन फंक्शनिंग WTO की बॉडी की वजह से जो अपील है ये वॉइड है, इसका कोई इम्प्लीकेशन नहीं, तो डेफिनेटली वी विल यूज अवर लेजिस्लेशन दैट इज इन्फोर्समेंट रेगुलेशन एंड वी विल इन्फोर्स द custom duties or other restriction in response to an appeal into void. So let us see, ये तो
EU का बोलना, अगर हम बात करें डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो सेकेंड हाईएस्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है WTO की, उसने अभी 17 अप्रैल को रूलिंग दी है कि इंडिया का जो इम्पोजिशन है ऑन टैरिफ ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन प्रोडक्ट दैट वॉयलेट इट्स जीरो टैरिफ कमिटमेंट्स इन WTO अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट इन्फोर्स बाय दिस WTO। तो उसी को लेकर के डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का फिलहाल के लिए ये रूलिंग आई है। इंडिया के अपने रीजंस हैं इस पर्टिकुलर रूलिंग को फॉलो ना करने के लिए। हालांकि EU ने क्लियरली वार्न किया है इंडिया को कि अगर आपने इस रूलिंग को फॉलो नहीं किया WTO को, तो डेफिनेटली हम आप पर भी, आपके गुड्स पर भी रिटेलिएटरी टैरिफ इम्पोज करेंगे। सो दिस इज द केस वाइल EU, ताइवान, जापान ने इंडिया को ड्रैग किया था 2019 में। किस लिए? फॉर इम्पोजिंग टैरिफ ऑन सर्टन ICT गुड। और इंडिया ने क्या जस्टिफिकेशन दिया उस पर्टिकुलर फोरम? इंडिया ने बोला कि जब इंडिया ने ये WTO का एग्रीमेंट साइन किया था, WTO का जो IT एग्रीमेंट 1996 जब इंडिया ने साइन किया था, तो उस समय स्मार्टफोन जो था वो प्रेवलेंट नहीं था। तो स्मार्टफोन उन प्रोडक्ट कैटेगरीज में नहीं है जो कि एग्रीमेंट में है, और इसीलिए इंडिया जो है वो स्मार्टफोन पर लगाने वाले जो टैरिफ्स हैं उनको रिमूव नहीं करेगा। तो और अप्रैल 17 में WTO की जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है उसका पैनल था, उसने रूल किया इंडिया के अगेंस्ट और इंडिया से बोला कि आप तुरंत ये एलिमिनेट करिए जो आपने टैरिफ लगाए हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर। तो बेसिकली इंडिया ने एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए थे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर। क्यों? क्योंकि जो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अगर उन पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे, तो वो इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में क्या होंगे? कॉस्टली हो जाएंगे। तो जिस तरह से अपनी PLI स्कीम को सपोर्ट करना है, तो PLI स्कीम से जो फ़ोन निकल कर आएंगे, जो बनेंगे उस PLI स्कीम के इन्वेस्टमेंट से जो फ़ोन बनेंगे वो इंडिया में सस्ते होंगे। तो इंडिया में PLI स्कीम के सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे और हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे बाहर। तो बेसिकली इंडिया का यह प्रोविजन था। तो इंडिया ने WTO के जो पैनल है उसमें बोला कि आप उस समय जब हमने एग्रीमेंट साइन किया था IT का, उसमें स्मार्टफोन जैसी कोई चीज़ नहीं थी, तो इसलिए ये जो IT एग्रीमेंट है ये हमारे पर एप्लीकेबल नहीं होता। हम कितना भी टैरिफ इम्पोज कर सकते हैं ICT प्रोडक्ट पर। और अगर हम बात करें इंडिया के टॉप एक्सपोर्ट जो कि EU में इंडिया करता है, जिसको EU ने थ्रेटन किया कि अगर आपने ये ICT टैरिफ वाला रूलिंग नहीं माना WTO पैनल का, तो हम आपका जो एक्सपोर्ट है उस पर भी रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएंगे, रिटेलिएटरी मेजर्स लगाएंगे। तो कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं या ऐसा कौन कौन सा एक्सपोर्ट है इंडिया में जो कि इम्पैक्ट कर सकता है, जो कि इंडिया EU सेंड करता है? तो डीजल, ATF, स्मार्टफोन, डायमंड, मेडिसिन, टर्बोजेट्स, मोटर व्हीकल, हाई स्पीड डीजल्स एंड कॉटन टी-शर्ट्स, दीज आर द टॉप एक्सपोर्ट्स टू EU फ्रॉम इंडिया। और कितना कितना एक्सपोर्ट हुआ है इन टर्म्स ऑफ डॉलर मिलियन फ्रॉम 21 to 22 यानी लास्ट ईयर एज पर द कॉमर्स डिपार्टमेंट। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। तो डेफिनेटली अगर इंडिया थोड़ा सा प्रेशर में आएगा ही, क्योंकि इंडिया एक ह्यूज अमाउंट का जो एक्सपोर्ट है वो EU करता है। तो लेट अस सी कि ये टेंशन कहाँ तक जाता है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। फाइनेंशियल ईयर 22 CSR स्पेंड नियर टारगेट्स थैंक्स टू व्हाइट नाइट। तो बेसिकली एक रिपोर्ट है जहां पर कंपनीज की CSR स्पेंडिंग को लेकर के एनालिसिस करी गई। CSR स्पेंडिंग मीन्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के जो मैंडेटरी 2% ऑफ प्रॉफिट जो मैंडेटरी क्लॉज है उसको लेकर के एनालिसिस करी गई। कंपनीज जो है इंडिया में वो कितना इन्वेस्ट कर रही हैं, क्या केवल 2% जितनी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है उतना ही कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में एक्सपेंडिचर कर रही हैं, इससे ज़्यादा भी कर रही हैं। आई होप मेनी ऑफ यू माइट बी नोइंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और CSR। बेसिकली कंपनीज जो है वो सोसाइटी को, अगर किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या हम कंपनी की बात करें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी के लिए ही होते हैं और सोसाइटी से ही रिसोर्सेज लेकर के सोसाइटी को ही सेल करते हैं। तो बेसिकली इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस में इकोलॉजी सोसाइटी को कुछ नुकसान होता है, उसी नुकसान की भरपाई करने के लिए एक मोरल ऑब्लिगेशन सेट किया गया है कि कॉर्पोरेट्स को अपनी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी चाहिए। तो बीइंग एन सोशल एंटिटी, कॉर्पोरेट हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द इकोलॉजी और इकोनॉमी और सोसाइटी दैट दे नीड टू फुलफिल। इसका मतलब कि जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज उसने सोसाइटल अपलिफ्टमेंट के लिए, इकोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट के लिए, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए यूज करना चाहिए। इनिशियली ये वॉलंटरी था, लेटर ऑन इसको कंपनी एक्ट 2013 के बाद इसको मैंडेटरी कर दिया गया। 2% ऑफ देयर नेट प्रॉफिट दे नीड टू स्पेंड ऑन CSR रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ है जहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 22 की एनालिसिस करी गई कि देखा गया है कि जो क्यूमुलेटिव मैंडेटरी अमाउंट है कंपनीज उसके अप्रॉक्सीमेटली, जितनी लिस्टेड कंपनी है उसके अप्रॉक्सीमेटली ही स्पेंडिंग करती हैं। तो जो भी एक्सपेंडिचर किया गया है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हेड के अंदर, जो भी चैरिटेबल एक्सपेंडिचर किया गया है वो अप्रॉक्सीमेटली जो क्यूमुलेटिव मैंडेटरी अमाउंट होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 22 का उसके ही आसपास है, क्लोजर है।
तो बेसिकली इसमें भी हम देखें तो थोड़ा सा हमें सेग्रीगेशन देखने को मिलेगा। कुछ कंपनीज जो हैं वो ज़्यादा चैरिटेबल स्पेंडिंग करने को पुश कर रही हैं, कुछ कंपनीज जो हैं वो कम करती हैं। ओवरऑल इन सब की वजह से जो ओवरऑल क्यूमुलेटिव अमाउंट आया है वो जो मैंडेटरी अमाउंट है उसके आसपास ही है। अगर टोटल स्पेंडिंग की बात करें तो 14,558 करोड़ का CSR स्पेंडिंग हुई है फाइनेंशियल ईयर 22 में, जो कि मैंडेटरी जो स्पेंडिंग है, क्यूमुलेटिव मैंडेटरी स्पेंडिंग एज पर द लिस्टेड कंपनी, वो उससे थोड़ी ही कम है। अगर हम देखें तो कितनी मैंडेटरी स्पेंडिंग होनी चाहिए थी? 14,594 करोड़ की मैंडेटरी क्यूमुलेटिव मैंडेटरी स्पेंडिंग होनी चाहिए थी एज पर द लिस्टेड कंपनीज प्रॉफिट, और हुई कितनी है? 14,558 करोड़ की। तो आसपास ही जो है वो कंपनीज जो है वो एक्सपेंडिचर कर रही है, जिसमें से कुछ कंपनीज जो है वो ज़्यादा चैरिटेबल स्पेंडिंग कर रही है, जिसकी वजह से ये नंबर जो है वो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है अकॉर्डिंग टू द फिगर कलेक्टेड बाय primeinfobase.com। लेकिन अगर विद इन डेटा हम देखें, अगर डेटा को और डीपली एनालाइज करें तो कुछ कंपनीज जो हैं वो ऐसी भी हैं जो कि अपने मिनिमम CSR स्पेंडिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर रही। तो डिस्क्रिपेंसी है कंपनीज के CSR एक्सपेंडिचर को लेकर के। कुछ कंपनीज जो हैं वो ज़्यादा चैरिटेबल स्पेंडिंग कर रही हैं, कुछ कंपनीज जो हैं वो कम या मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उतना भी नहीं कर रही हैं। हालांकि इसी सारे इफेक्ट की वजह से जो टोटल अमाउंट एक्सपेंडिचर कर रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ रहा है। द एग्रीगेट शॉर्टफॉल ऑन अकाउंट ऑफ द कंपनीज दैट डिड नॉट मीट द मिनिमम चैरिटेबल स्पेंडिंग रिक्वायरमेंट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 1,513 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 22। अगर एक्सेस स्पेंडिंग की बात करें तो कुछ कंपनीज ने एक्सेस स्पेंडिंग भी करी, अप्रॉक्सीमेटली 1,477 करोड़ की एडिशनल स्पेंडिंग चैरिटेबल स्पेंडिंग देखने को मिली है बाय सम कंपनीज, जिन्होंने अपनी मिनिमम जो थ्रेशोल्ड रिक्वायरमेंट है 2% की उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया, और इसी पर्टिकुलर ज़्यादा एक्सपेंडिचर की वजह से जो गैप है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट में और एक्चुअल स्पेंडिंग में ये थोड़ा सा फुलफिल हुआ है। कुछ कंपनीज जो है वो एडिशनल एक्सपेंडिचर कर रही हैं, कुछ कंपनीज जो है वो कम एक्सपेंडिचर कर रही हैं, जिसकी वजह से ये जो गैप था वो फुलफिल हुआ है। तो कंपनीज के बीच में भी डिस्क्रिपेंसी देखने को मिली है। दिस इज ट्रैकिंग CSR एक्सपेंडिचर शॉर्टफॉल, कितना शॉर्टफॉल था और कितना एडिशनल हुआ एक्सपेंडिचर 2017 से लेकर के 2022 तक का डेटा है। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। एलोकेशन फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट जाम, और कितना कितना किस किस एरिया में एलोकेशन है, किस किस एरिया में कंपनीज ने CSR डिफरेंट एरियाज को कवर करता है, जैसे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हंगर, पॉवर्टी, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट रिलेटेड इशूज, रूरल डेवलपमेंट। तो किस किस एरिया में कितना कितना एक्सपेंडिचर कंपनीज ने किया। तो सबसे ज़्यादा जो हमें एक्सपेंडिचर देखने को मिल रहा है दैट इज इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये जो ब्लू बार है ये एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट पोर्शन को इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद हंगर, पॉवर्टी, हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन, रेड बार, हंगर, पॉवर्टी, हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन। इसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, हालांकि डिजास्टर मैनेजमेंट में कम हमें एक्सपेंडिचर देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर 19 से लेकर 22 तो अब डिजास्टर मैनेजमेंट में एक्सपेंडिचर धीरे धीरे स्लोली इंक्रीज हो रहा है। 19 में बहुत कम था, 20 में और बढ़ा, 21 में और बढ़ गया। दिस ब्लैक डॉट इंडिकेट्स द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट कि ईयर बाय ईयर जो डिजास्टर मैनेजमेंट में एक्सपेंडिचर हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। इसके बाद इन्वायरमेंट में भी अगर हम देखें तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर। तो रूरल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट में भी कुछ इंक्रीज देखने को मिला। दीज आर द इंपॉर्टेंट एरियाज वेयर कंपनीज आर स्पेंडिंग देयर CSR मैंडेटरी फंड। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। गवर्नमेंट सेट टू अप्रूव माइक्रॉन्स $1 बिलियन सेमीकंडक्टर प्लान। तो इंडिया में चिप मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए इंडिया ने PLI स्कीम भी लाई थी। अब रिसेंटली माइक्रोकॉन टेक्नोलॉजी ने एक प्रपोजल दिया था इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, टेस्टिंग और मेकिंग पैकेजिंग फैसिलिटी सेटअप करने के लिए, जिसको हम ATMP फैसिलिटी के नाम से भी बोलते हैं कभी कभी। दैट इंक्लूड्स असेंबलिंग, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग फैसिलिटी, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है माइक्रॉन टेक्नोलॉजी। तो ऐसा कहा जा रहा है कि वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर कंपनी है, जो कि कई सारे कंट्रीज में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कर रही है। और एज पर द करंट इन्फॉर्मेशन, इंडिया जो है, गवर्नमेंट जो है वो माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के इस प्रपोजल को अप्रूवल देने वाली है। अप्रॉक्सीमेटली अप्रूवल मिलने वाला है, और इस अप्रूवल का गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे इंसेंटिव भी ऑफर कर रही है माइक्रॉन टेक्नोलॉजी को फैब प्लांट स्टैब्लिश करने के लिए। तो कई सारे टैक्स इंसेंटिव्स ऑफर किए जा रहे हैं ताकि इंडिया में जो है वो फैब्रिकेशन को लेकर के, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो। और प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग ATMP मार्केट जो है 2026 तक अप्रॉक्सीमेटली $42 बिलियन
की ग्रोथ रेट से ग्रो करेगी। तो इंडिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ब्रेक थ्रू इन्वेस्टमेंट होगा, जहां पर इंडिया के जो सेमीकंडक्टर को लेकर के डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज में, वो आगे आने वाले सालों में रिड्यूस होगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्लिप, IT कैंपस हायर्स मे बी 70% ऑफ प्री कोविड लेवल। तो कोविड-19 के ड्यूरेशन में रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, बिजनेस स्लोडाउन की वजह से जो कैंपस हायरिंग हुई थी वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही थी। स्पेशली अगर कैंपस हायरिंग को देखें तो मोस्ट ऑफ द कैंपस हायरिंग आर डन बाई IT कंपनीज। तो पैंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा कैंपस हायरिंग इंपैक्ट हुई थी, बट अब रिसेंटली कैंपस हायरिंग जो है वो फिर से शुरू हो चुकी है। कैंपस प्लेसमेंट बाय इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज फर्म विल बी अबाउट 70% ऑफ व्हाट द इंडस्ट्री हायर्ड इन 2018 और 19। तो 17% उसका अचीव होने वाला है, यानी प्री पैंडेमिक लेवल का जो परसेंटेज था उसका 70% पे हम आ चुके हैं, और आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स के बाद हम 100% या फुल फ्लैश से जो IT कंपनीज हैं वो कैंपस प्लेसमेंट शुरू कर देंगे, क्योंकि टॉप जो IT प्लेयर्स हैं उन्होंने रिसेंटली अपने कैंपस प्लेसमेंट अनाउंस किए हैं, कैंपस प्लेसमेंट प्लान्स हैं उनको अनाउंस किया। हालांकि कुछ टाइम के लिए, अभी Q2 तक ये जो 100% तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि अभी फुल फ्लैश जो कैंपस हायरिंग है वो स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि IT कंपनीज के पास भी प्रोजेक्ट्स नहीं है। बट आगे आने वाले टाइम ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी 100% कैंपस हायरिंग अपने प्री कोविड लेवल तक पहुंच जाएगा। अभी फिलहाल के लिए 70% तक की हायरिंग जो कि पैंडेमिक से पहले हो, तो उसके लेवल के हम 70% तक पहुंच चुके हैं। दैट इज अ गुड न्यूज़ फॉर इंडियन IT कंपनीज एज वेल एज लेबर मार्केट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, इंडिया चाइना बिकमिंग हाई इनकम नेशंस विल डिसरप्ट ग्लोबल इकोनॉमी, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने मंडे को बोला है कि इफ लार्ज इकोनॉमीज ऑफ चाइना एंड इंडिया वर बिकम द हाई इनकम इकोनॉमी, इट वुड ब्रिंग द ह्यूज डिसरप्शन इन द वर्ल्ड। तो बेसिकली चाइना और इंडिया को टारगेट करते हुए जो वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने बोला है कि अगर इंडिया और चाइना हाई इनकम कंट्रीज, अभी इंडिया और चाइना बेसिकली मिडिल इनकम कंट्रीज में आते हैं, अगर हाई इनकम कंट्रीज बन जाते हैं तो डेफिनेटली वर्ल्ड इकोनॉमी को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देगा। And this is because US and other developed Western European nations have got a certain stage of development and share in the world economy। और अगर इंडिया और चाइना जैसे इकोनॉमीज जो हैं वो हाई नेशन कंट्रीज में आते हैं तो डेफिनेटली US और वेस्टर्न कंट्रीज को, वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन कंट्रीज को अपना जो शेयर है डेवलपमेंट का वो इन कंट्रीज के साथ शेयर करना पड़ेगा। और अगर ग्लोबल लेवल की बात है तो वर्ल्ड इज नॉट यूज टू सच ट्रांजिशन एंड देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 30 कंट्रीज। 30 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि 1950 तक रिच नेशंस का या डेवलप नेशंस का जो टैग है वो पा चुके थे। मोस्टली टेंड टू बी स्मॉल इकोनॉमीज। और अगर इंडिया और चाइना जैसे बड़े कंट्रीज अगर इस तरह का टैग पाया तो डेफिनेटली दिस विल बी द डिसरप्शन इन ग्लोबल इकोनॉमी, ऐसा कहना है हमारे चीफ साहब का। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, बिज सेंटिमेंट टर्न्स buoyant in Q4 NCAER सर्वे। तो इनिशियली अगर फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें तो इसके Q1, Q2 और Q3 में हमें कुछ इम्पैक्ट देखने को मिला था, वीकनिंग कंडीशंस देखने को मिली थी, रिसेशनरी कंडीशंस देखने को मिली थी। बट नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NCAER भी बोलते हैं, दैट इज नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक एंड रिसर्च, इसके अकॉर्डिंग Q4 यानी फाइनेंशियल ईयर 23 के Q4 से जो बिजनेस सेंटिमेंट्स हैं उसमें थोड़ा सा बयंसी देखने को मिली है, थोड़ा सा उछाल देखने को मिला। इट मीन्स जो सेंटिमेंट्स इनिशियल क्वार्टर्स में Q1 से लेकर Q3 तक जो सेंटिमेंट्स डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रहे थे, Q4 से हमें उसमें थोड़ा सा जंप बयंसी देखने को मिल रही है एज पर NCAER सर्वे। तो बेसिकली बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स को कैलकुलेट करते हुए इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ने बताया कि जो बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स है BCI जो है वो Q4 में इंक्रीज होकर के 149.7 पहुंच गया है, जो कि पिछले क्वार्टर यानी Q3 में अप्रॉक्सीमेटली 126.7 था। तो 126.7 से इंक्रीज करके 149.7 तक बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स पहुंच गया, जो कहीं ना कहीं ये मिक्स ट्रेंड जो है वो इंडिकेट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस सेंटिमेंट्स, बिजनेस प्रॉस्पेक्ट फॉर अपकमिंग 6 मंथ।
तो ये जो बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो है वो बिजनेस एक्सपेक्टेशन सर्वे इकोनॉमिक थिंक टैंक जो है वो रिलीज करता है, और इसके अकॉर्डिंग आगे आने वाले टाइम में जो बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स हैं, नए ऑर्डर्स हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, उसको लेकर के ऑप्टिमिज्म है। बेसिकली बिजनेस सेक्टर में बीसीआई ने रिफ्लेक्ट किया है कि ऑप्टिमिज्म देखने को मिलेगा। ऑप्टिमिज्म मतलब परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगी, नए ऑर्डर्स आएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंप्रूव करेगी, जिससे कि Q4 के बाद हमें इंडियन इकोनॉमी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ बोल सकते हैं रिकवरी देखने को मिल सकती है, जो कि पिछले Q1, Q2, Q3 में नहीं थी एज पर द NCAER सर्वे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, नो केस टू कॉल इट प्रेडेटरी टैरिफ येट। तो रिसेंटली हमारे जो वोडाफोन आइडिया है उन्होंने कंप्लेन करी थी कि जो रिलायंस जियो और भारती एयरटेल हैं ये अनलिमिटेड जो 5G सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, जो अनलिमिटेड 5G सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, दिस इज़ एक्चुअली प्रेडेटरी टैरिफ। हालांकि ये ऐसा पहली बार नहीं है कि वोडाफोन आइडिया ने कंप्लेन करी, इससे पहले भी कई कंपनीज के बीच में इस तरह की कंप्लेन हो चुकी है। तो उसी को लेकर के जो इन्वेस्टिगेशन था वो लॉन्च होना था। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स ने बोला है कि स्क्रूटनी जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन जो प्राइमा फेसी जो एविडेंस मिल रहे हैं, जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट है, उसको देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि जो भारती एयरटेल और रिलायंस जियो जो प्राइस ऑफर जो टैरिफ दे रहे हैं 5G सर्विसेज के लिए, जो फ्री 5G सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं मिनिमम टैरिफ पर, वो प्रेडेटरी टैरिफ है। तो अभी प्राइमरी असेसमेंट या प्रिलिमिनरी असेसमेंट में ये ऐसा नहीं कहा था, जो कि जिसने वोडाफोन ने ट्राई में कंप्लेन किया था कि ये जो टैरिफ स्ट्रक्चर है इस समय एयरटेल का और रिलायंस जियो का इन टर्म्स ऑफ ऑफरिंग अनलिमिटेड 5G सर्विसेज, दिस इज एक्चुअली प्रेडेटरी इन नेचर। प्रेडेटरी मीन्स कि इनिशियली उन्होंने प्राइस लो कर रखे हैं, जब मार्केट से अदर कॉम्पिटिटर्स आउट हो जाएंगे तो प्राइस हाई कर देंगे। इट मीन्स दे वांट टू ईट आउट अदर्स एग्जिस्टिंग rivalry companies from the telecommunication sector। हालांकि ट्राई ने यह भी कहा है कि ट्राई विल इंश्योर कि जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है लीगल और टेक्निकल एस्पेक्ट का वो कंप्लेन का वो किया जाएगा, और इसके बाद जो है वो अपने रिजल्ट पर या अपने आउटकम पर ट्राई आएगा। तो VI रिसेंटली अप्रोच्ड ट्राई विद द कंप्लेन दैट रिलायंस जियो एंड भारती एयरटेल आर यूजिंग द प्रेडेटरी प्राइसिंग एंड दिस इज सिग्निफिकेंटली इंपैक्टिंग द टेलीकम्युनिकेशन मार्केट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, टैक्समैन नोटिस टू बजाज अलायंसेस ICICI प्रूडेंशियल। तो टैक्स अथॉरिटीज़ ने बजाज अलायंसेस लाइफ इंश्योरेंस और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस को शो कॉज नोटिस दिया है। किस लिए शो कॉज नोटिस दिया है? 2017 से अभी तक ऐसा कहना है टैक्स अथॉरिटीज़ का कि ये दोनों कंपनीज जो हैं वो कुछ टैक्स इवेजन प्रैक्टिसेस यूज़ कर रही हैं। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट टैक्स, बजाज अलायंसेस ICICI प्रूडेंशियल्स आर यूजिंग सर्टन टैक्स इवेजन प्रैक्टिसेस सिंस 2017, और उस प्रैक्टिसेस के थ्रू अप्रॉक्सीमेटली $610 मिलियंस जो हैं वो अनपेड ड्यूज है बाई 16 इंश्योरेंस कंपनी। तो एक टैक्स अथॉरिटीज़ ने इंश्योरेंस सेक्टर पर एक बेसिकली इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया था, जहां पर उनका एक मानना था टैक्स अथॉरिटीज़ है कि ये कुछ टैक्स इवेजन प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनीज, जिसकी वजह से $610 मिलियन का नुकसान हुआ है पब्लिक एक्सचेकर को। उसी पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन में बजाज अलायंसेस और ICICI प्रूडेंशियल को नोटिस दिया गया है, सो कॉज नोटिस दिया गया कि आप बताइए कि आपने ये सर्टेन जो टैक्स इवेजन प्रैक्टिसेस थी वो क्यों अडॉप्ट करी। सितंबर से ये लास्ट ईयर सितंबर से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ था, और बेसिकली क्या कहते हैं कि इंडस्ट्री में प्रैक्टिस चल रही दैट अकाउंटिंग फॉर ऑल सेल्स कमीशन अबव द रेगुलेटर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट as advertising and marketing costs, and then claiming this advertising, marketing cost and sale commission as tax credit। तो उसी को लेकर के 16 इंश्योरेंस कंपनीज पर टैक्स अथॉरिटीज़ ने इन्वेस्टिगेशन सितंबर में ही लॉन्च किया था, और कहा जा रहा है कि जो प्रैक्टिसेस है 2017 से चल रही हैं, जिससे 610 मिलियन का लॉस हुआ है टैक्स अथॉरिटीज़ को। तो फिलहाल के लिए अभी बजाज अलायंसेस और ICICI प्रूडेंशियल को शो कॉज नोटिस दिया गया, और आगे वाली जो इंश्योरेंस कंपनीज है उन पर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, सप्लाई शॉक्स लेड टू प्राइस राइज ड्यूरिंग पैंडेमिक SBI रिपोर्ट। तो एक SBI की रिपोर्ट आई है कोविड-19 के पेंडेमिक की ड्यूरेशन को लेकर के। उस समय जिस तरीके से प्राइस हाइक देखने को मिला था, इन्फ्लेशन इनिशियली अगर आप देखें तो जब कोविड का फर्स्ट वेव आया था तो उस समय हमें बेसिक कमोडिटीज़, जो बेसिक कम्युनिटीज़ सर्विसेज, उसमें हमें प्राइस हाइक देखने को मिला था बहुत ज़्यादा। तो ये उसी को लेकर के एक रिपोर्ट
जो है वो SBI ने पब्लिश करी है। तो ये रिपोर्ट बेसिकली पैंडेमिक से लेकर के जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुई उस तक के ड्यूरेशन में किस तरीके से इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई का जो हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिला, उस रिपोर्ट के रीजंस और कॉजेज जो हैं वो इस पर्टिकुलर SBI रिपोर्ट में एनालाइज किए गए हैं। तो SBI के अकॉर्डिंग प्राइस हाइक जो हुई थी कोविड-19 के ड्यूरेशन में, दैट वर मोस्ट बिकॉज ऑफ द सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक डिसरप्शन। तो पैंडेमिक की वजह से जो रिस्ट्रिक्शंस लगे थे उसकी वजह से लॉजिस्टिक डिसरप्शन देखने को मिले थे और सडन सप्लाई चेन गैप देखने को मिला था। प्रोडक्ट की डिमांड तो थी लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही थी बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एट स्टेट लेवल। उसकी वजह से ये प्राइस हाइक हुआ था। इसके बाद यूक्रेन वॉर ने भी फर्म्स में की जो इनपुट कॉस्ट थी उसको इंक्रीज कर दिया था और इसी वजह से हमें इंडियन इकोनॉमी में इस समय इन्फ्लेशन की सिचुएशन कुछ समय तक देखने को मिली थी। डबल डिजिट WPI और CPI जो थी वो भी अपनी जो अपर बैंड थी उससे ज़्यादा थी एज पर द रीसेंट रिपोर्ट पब्लिश बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो कई सारे इकोनॉमिस्ट का भी कहना था कि एक पावर कंसंट्रेशन देखने को मिला था, फर्म्स ने कार्टेल बना लिए थे और प्राइस डिक्टेट कर रही थी फर्म्स। तो उस पर्टिकुलर अजम्पशन को नलीफाई करते हुए ये बोला है SBI ने कि ऐसा कुछ नहीं था, फर्म्स ने कोई पावर कॉन्सेंट्रेशन नहीं किया था, कोई प्राइस डिक्टेट नहीं किया था फर्म्स ने। ये बिकॉज ऑफ सर्टन इंटरनेशनल फैक्टर रशिया यूक्रेन क्राइसिस और लॉजिस्टिक डिसरप्शन की वजह से प्रोडक्ट के केसेस में प्राइस हाइक देखने को मिला था। अच्छा, अब ये बात कहाँ से उठी थी कि जो कंपनीज ने देवर कॉन्सेंट्रेटिंग द पावर डिक्टेटिंग द प्राइस, क्योंकि एक रिसेंट रिसर्च आर्टिकल पब्लिश किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर मिस्टर विरल आचार्य, और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये अपना नोशन दिया था, अपना अजम्पशन दिया था कि जो परसिस्टेंस हमें कोर इन्फ्लेशन इंडिया में देखने को मिल रही है जो कि रिजॉल्व नहीं हुई, जिसके लिए RBI ने कई सारे मेजर भी लिए, रेपो रेट को रिवाइज किया, इंक्रीज किया, इसके बावजूद भी जो कोर इन्फ्लेशन है वो डाउन नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि जो टॉप 5 कॉर्पोरेट हाउसेज हैं वो उनकी जो परचेजिंग पावर है उसको मिसयूज़ करते हुए कंपनीज जो हैं वो बेसिकली प्राइस डिक्टेट कर रही हैं और उसी पर्टिकुलर नोशन को फिलहाल के लिए जो SBI की रिपोर्ट है उसमें नलिफाई किया गया है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट। इफ़ यू वांट लेक्चर PDF यू कैन डाउनलोड द फ्री बिजनेस पेपर फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट वेबसाइट। इसके अलावा अगर आपको हेडलाइंस चाहिए और फाइनेंशियल एक्सप्रेस की PDF चाहिए फुल PDF तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।